सिविलियंस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग फिजिक्स में 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर मात्रक पद्धति का था, दूसरा चैप्टर हम लोग का सौरमंडल का था। आज हम लोग तीसरा चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से डेफिनेशन को पढ़ना है। चाल, वेग, गुरुत्व, द्रव्यमान, भार हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया और कार्य ऊर्जा शक्ति। तो इन सभी चीज़ों का परिभाषा हम लोग को पढ़ना है। अब अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आना रहेगा तो बहुत सारे चीज़ों का डेफिनेशन एक साथ में पूछा जाएगा, और अभी तक अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है। तो चूंकि यहाँ पे पढ़ना ही है ये सभी चीज़, तो क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इन सभी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। क्लास का PDF अगर आपको लेना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 6206193277। बहुत ही कम प्राइस में आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा। लगभग 14 JPSC की मेंस की क्लासेस ख़त्म होने वाली है, जो बचा कुचा है वो भी बहुत जल्द ही ख़त्म कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहले है हम लोग का क्या है, चाल। चाल मतलब स्पीड हो गया। तो स्पीड क्या हो गया, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय हो गया। देखिए समझिए, मान लीजिए कि कोई एक निश्चित दूरी है, तो उस निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तु के द्वारा अलग अलग समय लेंगी, क्योंकि सभी वस्तु एक प्रकार की चाल से नहीं चलती है। तो क्या होगा, कुछ वस्तु जो होगा वो तेज़ गति से चलेगी, कुछ वस्तु जो होगा वो धीमे गति से चलेगी। तो जो वस्तु तेज़ी से चलेगा वो उस दूरी को कवर करने में कम समय लेगा, जो वस्तु धीमे चलेगा, जो वस्तु धीरे चलेगा वो उस डिस्टेंस को कवर करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लेगा। फिर क्या हो सकता है कि अलग अलग वस्तुओं की गति करने की दर भी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि बैलगाड़ी का चलने का अपना अलग दर होगा, या फिर बाइक का चलने का अपना अलग गति करने का दर होगा, या फिर बहुत सारे वस्तुओं के गति करने का समान दर भी हो सकता है। तो क्या है कि वस्तु के द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय किया जाता है उसका उपयोग से हम लोग वस्तु के गति की दर को प्राप्त कर सकते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चाल बोलते हैं। तो चाल क्या हो गया, इकाई समय में या फिर एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वही क्या होता है हम लोग का चाल होता है। इकाई समय बोलने का मतलब क्या है कि समय का जो इकाई होता है क्या होता है, सेकंड होता है। अगर इससे बड़ा इकाई की बात करेंगे तो हम लोग का आवर हो जाएगा। तो एक सेकंड में या फिर एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, वस्तु की चाल बोलते हैं। यानी कि चाल का बात करेंगे तो चाल इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और पहला चैप्टर में ही हम लोग मात्रक पद्धति को पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि दूरी का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, उसको हम लोग m से दिखाते हैं, स्मॉल m से, यानी कि मीटर। और समय का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है, स्मॉल s होता है। यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो गया और टाइम का यूनिट सेकंड हो गया। तो अगर हम लोग चाल का अगर यूनिट की बात करेंगे तो ये होता है हम लोग का मीटर प्रति सेकंड होता है। या फिर इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, मीटर और s का पावर -1, क्योंकि ये s क्या होगा हम लोग का ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से क्या होता है, पावर -1 होता है। तो मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड दोनों क्या है, सेम है। अगर हम लोग चाल का अदर यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड भी हम लोग यूज करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसके अलावा अगर इससे बड़ा यूनिट की बात करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सब हम लोग का मुख्य रूप से चाल का यूनिट हो जाएगा। अब क्या है कि चाल जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलने का मतलब क्या है कि जो गाड़ी है वो हम लोग का 1 घंटा में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इस जगह पे ये जो 10 है ये परिमाण को बता रहा है, ये 10 क्या बता रहा है, परिमाण को बता रहा है। कितना ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, क्या, दिशा। हम लोग दिशा का बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि सिर्फ और सिर्फ चाल में क्या पता चल रहा है हम लोग को, परिमाण के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए चाल जो होता है वो क्या होता है हम लोग का अदिश राशि होता है। तो चाल क्या हो गया, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, चाल बोलते हैं। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ से हम लोग यूनिट निकालनी है कि मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो चूँकि परिमाण होता है तो उसी के आधार पर चाल क्या हो जाएगा हम लोग का, अदिश राशि हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होता है, अब आगे हम लोग इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि हम ये पॉइंट A है,
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहे हैं, पॉइंट बी की ओर जा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या कि आपका चाल क्या है। तो मान लीजिए आपको अगर बाइक से जा रहे हैं तो आप अपना बाइक का स्पीड देके बता दीजिएगा कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका बोलने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो गाड़ी था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, लेकिन क्या आपका गाड़ी हर जगह पर यानी कि ए से बी तक पहुंचने में हर जगह पर क्या आपका गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो मान लीजिए कि अगर सड़क है तो वो सड़क अगर स्मूथ है तो हो सकता है कि आप कांस्टेंट स्पीड से चले होंगे, 40 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर सड़क आपका क्या है, उबड़ खाबड़ है, सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका गाड़ी की गति भी क्या होगा, धीमी हो सकता है। बोलने का मतलब ये है कि यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्था में क्या होता है, वस्तुएं असमान गति में चलती है। इसलिए हम लोग उन सभी वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है हम लोग का औसत चाल का। औसत चाल, तो औसत चाल क्या हो गया हम लोग का, तय की गई कुल दूरी, औसत चाल तय की गई कुल दूरी और इस दूरी को तय करने में लिया गया समय, कुल समयावधि। तो औसत चाल क्यों आया, क्योंकि कोई भी वस्तु समान गति से हर टाइम नहीं ट्रेवल करता है। तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं की गति की दर को बताने के लिए हम लोग औसत चाल को लाते हैं। तो औसत चाल क्या हो गया कि वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल दूरी और उसको जब हम लोग कुल समयावधि से भाग देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कार है जो कि 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तय किया गया कुल दूरी कितना हो गया हम लोग का, 100 हो गया। तो 100 किलोमीटर और कुल समयावधि, समय कितना लग गया, 2 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर बटा आवर, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि जो गाड़ी है या फिर आप जिससे भी जा रहे हैं, जिससे आप 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किए हैं, तो वो क्या हो रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। यानी कि 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया होगा, तब जाके वो 2 घंटा में 2 घंटा में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे प्रत्येक घंटा में वो 50 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, यानी कि क्या जो गाड़ी है या फिर जो कार है वो पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली होगी, तो ऐसा नहीं होता है। पूरे घंटे वो 50 किलोमीटर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय हो सकता है कि वो 50 से अधिक किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला होगा, तो कुछ समय वो 50 से कम किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भी चला होगा। तो इसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, औसत चाल लाते हैं, एवरेज स्पीड लाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का चाल का डेफिनेशन क्लियर हो गया और औसत चाल का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आता है क्या, एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल नाम से पता चल रहा है हम लोग का कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, एक समान चाल यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। तो एक समान चाल में क्या होगा कि गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। जैसे कि ये हो गया हम लोग का, ये एक्स एक्सिस हम लोग का टाइम को बताएगा, समय को बताएगा, और वाई एक्सिस हम लोग का दूरी को बताएगा किलोमीटर में। तो मान लेते हैं ये 0 हो गया हम लोग का, ये हो जाएगा 20 सेकेंड, ये हो जाएगा हम लोग का 40 सेकेंड, आगे हम लोग का 60 सेकेंड, और ये चलता रहेगा। और अगर इधर का बात करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 20 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर, या फिर ये 40 मीटर, और ये हम लोग का 60 मीटर हो गया। यानी कि जब समय क्या कितना लिया, 20 सेकंड लिया, तो ये गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कि अगर ग्राफ को अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला पॉइंट आएगा हम लोग का। फिर अगला 20 सेकंड का बात किया जाए तो गाड़ी भी क्या हुआ, 20 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया, यानी कुछ इस प्रकार से। और फिर अगला अगर 20 सेकंड की बात किया जाए तो फिर से गाड़ी क्या हुआ, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि कुछ इस प्रकार से।
तो अगर हम लोग सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हम लोग को नज़र आएगा क्या कि ये एक हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो कि 45 डिग्री में झुका हुआ है, यही है ना। तो एक समान चाल में क्या होता है कि एक निश्चित समय में, जैसे कि यहाँ पे क्या है 10 सेकंड, 10 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर, अगला 10 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर, फिर अगला 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर हो गया। यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी को अगर तय करता है तो उसी को हम लोग एक समान चाल कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। लेकिन वहीं समान समय अंतराल में असमान दूरी को तय करेगा, समान समय अंतराल में असमान दूरी को तय करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं असमान चाल, वेरिएबल स्पीड। तो ये दो चीज़ है, समान हम लोग का यूनिफॉर्म स्पीड और एक हो जाएगा हम लोग का वेरिएबल स्पीड हो जाएगा। तो क्लियर यहाँ तक। तो चाल हम लोग का ख़त्म होता है। तो चाल में क्या हो गया हम लोग का, मुख्य रूप से हम लोग चाल में क्या किए, परिमाण का बात किए, चाल में कहीं भी हम लोग दिशा का जिक्र नहीं किए हैं। तो क्या होगा अगर हम चाल के साथ साथ दिशा का भी बात करना शुरू कर देंगे, यानी कि अगर हम लोग एक ऐसा राशि की बात करेंगे जहाँ पर चाल तो होगा ही होगा और चाल के साथ साथ अब क्या होगा दिशा भी होगा, यानी कि एक ऐसा राशि जहाँ पर दोनों पक्ष होगा, वो दोनों चीज़ों को व्यक्त करेगा, दिशा को भी बताएगा और चाल को भी बताएगा, स्पीड को भी बताएगा और डायरेक्शन को भी बताएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। यानी कि एक निश्चित दिशा में वेग क्या हो जाएगा हम लोग का, वेग एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, एकांक समय में या इकाई समय में, एकांक समय में या फिर इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। देखिए दोनों सेम चीज़ बता रहा है। हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग चाल को पढ़े, तो चाल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं डायरेक्शन का जिक्र है क्या, नहीं है। आगे हम लोग देखें क्या यहाँ पे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा देखें हम लोग, तो क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन बात कर रहा, क्या कहीं बताया क्या कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर, ऐसा कहीं है क्या, नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाल का बात किए, स्पीड का बात किए, लेकिन अब हम लोग किसका बात करेंगे, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बात करना शुरू करेंगे। तो जब स्पीड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, यानी कि दोनों पक्ष होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा आ गया, तो निश्चित दिशा कब होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है, यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे घूम घूम के चलता है, ऐसा करके, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वाला हो जाएगा, इतना जो चल रहा है ये वाला क्या होगा हम लोग का डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन इसमें क्या होता है, एक निश्चित दिशा होता है, विस्थापन में एक निश्चित दिशा होता है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो ही तो हम लोग के पास विस्थापन आएगा, जिसमें कि क्या होगा एक निश्चित दिशा होगा। तो वेग क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में, वेग क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में जो चाल होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग वेग बोलेंगे। या फिर एकांक समय में तय किया गया विस्थापन जो होगा उसी को हम लोग वेग बोलेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा का ही बात कर रहे थे जो कि हम लोग का चाल था, लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या कि आप जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप ईस्ट डायरेक्शन की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है जहाँ पे आप डायरेक्शन को भी बता रहे हैं, तो ये आप वेलोसिटी को बता रहे हैं, वेलोसिटी को बता रहे हैं। जैसे कि अगर आप बोलिएगा क्या कि आपका गाड़ी का स्पीड कितना है, चाल कितना है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस आप इतना ही बोलिएगा क्या कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आपका स्पीड को बताएगा। लेकिन आप बोलिएगा कि आपका गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो चीज़ है ये आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। अब वेलोसिटी का अगर यूनिट का बात करेंगे तो वेलोसिटी यानी कि वेग का यूनिट भी क्या होता है, वेग का यूनिट भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है, जो कि चाल का होता है।
अब आगे समझते हैं। तो आगे क्या है कि अब किसी भी वस्तु का जैसे कि स्पीड जो था, जो चाल था, वो भी क्या था, समान था, असमान भी हो सकता था। उसी प्रकार से हम लोग का जो वेग होगा वो भी हम लोग का एक समान वेग हो सकता है या फिर असमान वेग हो सकता है। ठीक है, यह किस पे डिपेंड करेगा, तो वस्तु की चाल पर डिपेंड करेगा, गति की दिशा पर डिपेंड करेगा, या तो दोनों में अगर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि चाल में भी परिवर्तन हो रहा है और चाल के साथ साथ दिशा में भी अगर परिवर्तन हो रहा है, तो फिर क्या होगा, वस्तु के वेलोसिटी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम लोग का एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आया था, उसी प्रकार से हम लोग का एवरेज वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आएगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो समय के अनुसार, दिशा के अनुसार बदलते रहेगा। तो ऐसे में हम लोग एवरेज वेलोसिटी को, ऐसे में हम लोग उस वस्तु की वेलोसिटी को बताने के लिए एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत चाल की गणना करते हैं। तो औसत वेग की गणना करते हैं। तो औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो ये हम लोग का हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाय 2। अब आता है एक चीज़ आता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्कालिक वेग आता है। तात्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होगा, सिंपल सा बात यह है कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरब की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में किसी विशेष क्षण पर, यानी कि किसी एक विशेष क्षण पर क्या होगा, आपका गाड़ी का वेलोसिटी जो होगा वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, तात्कालिक वेग कहलाएगा। और इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार से हम लोग का आता है तात्कालिक चाल आता है, तात्कालिक चाल। तो तात्कालिक चाल भी क्या हो जाएगा, वही कि एक विशेष क्षण में आपका गाड़ी का स्पीड जितना होगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। फिर आगे है हम लोग का पलायन वेग। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो पलायन वेग क्या हो जाएगा, यानी कि वह न्यूनतम वेग, जैसे कि हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो उस वस्तु का वेग उतना होना चाहिए जिससे कि वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है और वह कभी भी वापस पृथ्वी में नहीं आएगा। तो जितना वेग से हम लोग उस वस्तु को फेंके जिससे कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़कर चल गया, तो उसी वेग को क्या बोलेंगे हम लोग, पलायन वेग बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। और ये एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, यानी कि पृथ्वी से किसी वस्तु को अगर हम फेंक रहे हैं और अगर उस वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, यानी कि एक सेकंड में हम इतना, मतलब हम वस्तु को इतना तेज फेंके हैं कि एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो वस्तु होगा वो क्या करेगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो यही होता है हम लोग का एस्केप वेलोसिटी, यानी कि वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंके जाने पर वस्तु जो होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसका वैल्यू कितना होता है पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2 कैपिटल G कैपिटल M बटा R, जहाँ पे ये जो G है ये हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M जो होगा वो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, और हम लोग का जो R हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि अगर हम कैपिटल G का वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल M का वैल्यू यानी कि मास ऑफ अर्थ पुट करेंगे और रेडियस ऑफ अर्थ अगर पुट करेंगे तो हम लोग को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वैल्यू जो होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब आगे देखते हैं। तो अभी तक क्या हो गया, हम लोग चाल देखें जहाँ पे डायरेक्शन नहीं था, फिर हम लोग चाल के साथ साथ डायरेक्शन लाए तो हम लोग को मिल के वेलोसिटी मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो क्या मिलता देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो कि एक समान सरल रेखीय गति में चल रहा है और समय के साथ साथ क्या हो रहा है, उसके वेग समय के साथ साथ वेग नियत रहता है, समय के साथ वेग नियत रहता है। ठीक है, तो अगर वस्तु चल रहा है, समय बीत रहा है, समय के साथ साथ उसका वेग भी क्या है, नियत है। यानी कि अगर 5 सेकंड है तो उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अगर 10 सेकंड हो गया तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि समान समय अंतराल में उसका वेग क्या हो रहा है, विस्थापन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में
किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि वस्तु का वेग शुरू में अगर 5 मीटर पर सेकंड था तो कुछ समय बाद भी क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, फिर से कुछ सेकंड बाद भी क्या है 5 मीटर पर सेकंड ही है। यानी कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। जब क्या हो रहा है एक समान गति से एक समान सरल रेखा में गति कर रहा है। अब क्या होगा असमान गति में, ये तो समान समय में समान गति था, अब असमान गति में क्या होगा, असमान गति में वेग जो होगा वो क्या होगा समय के साथ परिवर्तित होगा। वेग समय के साथ परिवर्तित होगा। यानी कि गति जो है वो आपका क्या असमान तरीके से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वेग जो होगा वो भी क्या होगा समय के साथ साथ बदलेगा। और इसका मान जो होगा वेलोसिटी का मान जो होगा वो अलग अलग समय में अलग अलग मान शो करेगा। यानी कि किसी भी समय अंतराल में वस्तु का वेग में परिवर्तन जो होगा वो कभी भी शून्य नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिससे कि यहाँ पे बात करेंगे इसमें अगर वेलोसिटी में परिवर्तन का बात करेंगे तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अगला वाला माइनस पिछला वाला, तो ये हम लोग का पिछला वाला हो जाएगा हम लोग का और ये हम लोग का आगे वाला हो जाएगा। तो ये 5 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा हम लोग का 0, यानी कि परिवर्तन शून्य। फिर आगे वाले से करेंगे तो फिर से 5 और फिर से पिछले वाले को माइनस करेंगे तो 5, यानी कि परिवर्तन कितना आ रहा है हम लोग का शून्य आ रहा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि अभी कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, गाड़ी आगे चला, अब गाड़ी का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर गाड़ी आगे चला, आगे जाके इसका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अगर अब यहाँ पे हम परिवर्तन निकालेंगे, चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि गाड़ी कितना चला अब, मतलब कि डिस्टेंस परिवर्तन 5 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 20 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर पर सेकंड। क्या 10 और 5 सेम है, तो दोनों सेम नहीं है, जबकि यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि यहाँ भी 0 आ रहा था और यहाँ भी 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा अलग अलग आ रहा, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया परिवर्तन और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि अलग अलग समय अंतराल में वस्तु का वेग में परिवर्तन भी क्या और हम लोग का अलग अलग देखने को मिल रहा है। यानी कि सिंपल से यहाँ पे हम बता क्या रहे हैं कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, कभी कभी वेग में परिवर्तन नहीं भी हो रहा है तो कभी कभी वेग में परिवर्तन भी हो रहा है। तो अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को एक अन्य भौतिक राशि के बारे में जानना होगा जिसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। त्वरण, तो त्वरण क्या होता है हम लोग का वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, अथवा में एक वस्तु के प्रति इकाई समय, यानी कि समय का जो इकाई होगा प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। यानी सिंपल सा है क्या, वेग में जो परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन का जो दर होगा या फिर इकाई समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे त्वरण बोलेंगे। तो त्वरण इक्वल टू अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा हम लोग का वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा हम लोग का, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग जो था वो क्या था हम लोग का u था, t समय के बाद उसका वेग बदल कर क्या हो जाता है v हो जाता है, तो समय क्या हो जाएगा हम लोग का समय हो जाएगा t हो जाएगा, और अंतिम वेग जो है वो हम लोग का t समय के बाद क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर त्वरण का बात करेंगे यानी कि एक्सेलरेशन का बात करेंगे जिसको ए से हम लोग दिखाते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन क्या हो गया, जैसे कि प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग हम लोग का v था। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि पहले गाड़ी जो था वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, और आगे जाकर वो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा हम लोग का, जो इनिशियल हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, यही क्या बताएगा परिवर्तन को बताएगा। तो यहाँ पे
फाइनल क्या हो जाएगा हम लोग का, v हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v, और इनिशियल क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो v माइनस u, और लिया गया समय, तो लिया गया समय क्या है, t है। तो यही होता है एक्सेलरेशन, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है। अब इसका अगर यूनिट की बात करेंगे हम लोग, यूनिट का, तो मान लेते हैं जो भी हम लोग का अंतिम वेलोसिटी होगा वो क्या होगा हम लोग का, मान लीजिए कि 1 मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर एक कोई हम लोग यहाँ पे डाटा ले लेते 10 मीटर पर सेकंड होगा। और जो हम लोग का प्रारंभिक वेग होगा उसको मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड होगा, यही ना होगा। और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का, सेकंड होगा, तो मान लेते हैं इसको 1 सेकंड हो जाएगा। ये बस हम ऐसे ही अपने से सपोज कर लिए हैं ताकि इसका यूनिट हम निकाल के दिखा सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी मीटर पर सेकंड, यहाँ भी मीटर पर सेकंड। तो सिंपल से हम इसको ऐसा ले लेते हैं, 10 माइनस 5 और मीटर पर सेकंड कॉमन हो गया, बटा 1 सेकंड हो गया। तो ये 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि सेकंड को बटा में ले आते हैं, और यहाँ भी नीचे में क्या है, सेकंड है, तो ये सेकंड हो जाएगा। फिर ये 5 मीटर और ये सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सेलरेशन का, अगर डाटा को अगर हम हटा देंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन यूनिट अगर निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। तो एक्सेलरेशन का यूनिट अगर बात करेंगे तो यूनिट जो होता है वो हम लोग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड का पावर -2। तो यही होता है हम लोग का एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अगर इसका यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो गया हम लोग का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई पथ है जहाँ पे कोई गाड़ी चल रहा है, जो कि शुरुआत में जिसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अगला सेकंड में क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। फिर अगला सेकंड में इसका वेलोसिटी चेंज होकर 15 मीटर पर सेकंड हो गया, मान लेते हैं। अब क्या हो गया कि अब ये जो गाड़ी था ये ब्रेक लगाना शुरू किया, तो ब्रेक तुरंत नहीं लग गया, ब्रेक लगते लगते गाड़ी कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या हो गया, धीरे धीरे घटेगा। तो ये हम लोग का 10 मीटर पर सेकंड होगा, और आगे जाके क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगा। सिंपल सही है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, अगर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग का, v माइनस यू बटा टी, यही होता है एक्सेलरेशन। तो अगर पहला केस में यहाँ पे अगर निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या था, 5 था, अंतिम वेग क्या हम लोग का 10 है। तो प्रारंभिक वेग 5, अंतिम वेग 10, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो ये 10 मीटर पर सेकंड माइनस यू कितना, 5 मीटर पर सेकंड होगा, बटा टी। तो टी कितना लग रहा है, तो मान लीजिए कि 5, ये सब हम लोग का 5 सेकंड में है, कि 5 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये सारा। तो टाइम कितना लग गया हम लोग का, 5 सेकंड लग गया। तो ऐसे में कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 5 मीटर पर सेकंड और बटा 5 सेकंड। तो ये 5 खत्म, यानी कि एक्सेलरेशन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये पहला केस। अब दूसरा केस में एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये वाला केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर से सम चीज़, a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होगा। यहाँ पे v कितना हो जाएगा हम लोग का, 15 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड, तो बटा टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकंड होगा। तो 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकंड बटा 5 सेकंड, 5 खत्म। तो फिर से क्या आ गया हम लोग का, एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी कि अभी तक हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी तक जो गाड़ी चल रहा था वो हम लोग का कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा था, नियत त्वरण के साथ हम लोग का गाड़ी ट्रेवल कर रहा था। अब आगे देखते हैं। अब इस केस में जब हम लोग का वेलोसिटी क्या हो रहा, डाउन कर रहा, तो अब इस केस में अगर निकालेंगे तो फिर से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा टी होगा। v क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, u क्या हो जाएगा हम लोग का 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड माइनस 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना सेम है, 5 सेकंड। तो जब 10 में से -15 घटाएंगे हम लोग, 10 में से 15 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड और बटा 5 सेकंड होगा। तो ये 5 खत्म हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, और एक्सेलरेशन इधर क्या है, सारा पॉजिटिव में। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है तो उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण, सॉरी इसको हम लोग धनात्मक त्वरण बोलते हैं, धनात्मक त्वरण। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो इसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण। इसी को हम लोग मंदक के नाम से जानते हैं,
रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग आया नहीं आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ तक अगर गति की बात करेंगे तो ये हम लोग का कहलाता एक समान त्वरण। यहाँ तक हम लोग एक समान त्वरण इसको बोलेंगे। यानी कि यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या फिर बढ़ता है तो उस वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और सेम इसका उल्टा कि यदि एक वस्तु असमान त्वरण से चल रहा है यानी कि उसके त्वरण में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, यानी कि अगर अब इसके आगे का केस पकड़ लेंगे तो एक्सेलरेशन में चेंजिंग देखने को मिलेगा। पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। तो जब एक वस्तु असमान त्वरण से चल रही है और यदि उसके वेग में असमान रूप से बदलाव आता है तो फिर उसको हम लोग असमान त्वरण कहेंगे। तो ये था हम लोग का एक्सेलरेशन। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखें, चाल को देखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूरी को तय कर रहा था, एक निश्चित दूरी को। फिर जब हम लोग चाल के साथ साथ उसमें दिशा को ले आए तो हम लोग का वेलोसिटी को बताया। फिर हम लोग का जब हम लोग वेलोसिटी में चेंज देखें, वेलोसिटी में परिवर्तन देखें तो उससे हम लोग को क्या मिल गया, त्वरण मिल गया। अब आगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसमें क्या है कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो देखिए हमारे सौर परिवार में क्या है कि सभी ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसी आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है बल्कि विश्व के सभी पिंड जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वस्तुओं के बीच का यही आकर्षण बल जो है वही क्या कहलाया, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाया। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है जो कि वह बल क्या होता है, जो कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही आकर्षण बल जो है वही क्या कहलाता है, हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब जो बल लगता है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। जैसे कि आप सोचिए कि दो लड़का या फिर दो लड़की एक रस्सी को दोनों साइड से टान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो बल लगाते हैं वो रस्सी की दिशा में लगता है। उसी प्रकार से दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है वह मिलने वाली रेखा की दिशा में होता है। जैसे कि क्या हो गया यहाँ पे कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो कि दोनों पिंडों, तो मान लीजिए कि एक पिंड हम लोग का ये कैपिटल एम हो गया और दूसरा पिंड हम लोग का स्मॉल एम हो गया जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और एक का द्रव्यमान स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया हम लोग का, डी हो गया। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो फोर्स जो होगा एफ जो होगा वो क्या होगा हम लोग का दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि इसको ऐसा समझते हैं कि दो वस्तु है, दो पिंड है, ये होगा हम लोग का कैपिटल एम होगा, ये हम लोग का स्मॉल एम होगा, दोनों के बीच का दूरी क्या होगा हम लोग का, डी हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है कि जो बल होगा जो कि दोनों को आकर्षित कर रहा है वो क्या होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि एफ जो होगा समानुपाती होगा, एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम यही हो जाएगा। फिर क्या बोलता है कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल जो है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी क्या हो गया हम लोग का, डी हो जाएगा। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1 बाय क्या हो जाएगा हम लोग का, डी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। यानी कि जब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा कि एफ जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटा क्या हो जाएगा हम लोग का, डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो हम लोग का आ जाएगा एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। और यहाँ पर जो कैपिटल जी है ये हम लोग का एक अनुपातिक स्थिरांक होगा, अनुपातिक स्थिरांक। और इसी को हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के नाम से जानेंगे। तो क्या हो गया, अगर हम लोग
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या मिलेगा कि ब्रह्मांड का या फिर विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। और वह बल क्या होता है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल समानुपाती होता है। तो ये दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती है। और उन दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग का, तो बीच का दूरी क्या है, डी है, उस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/d² होगा। तो जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो f क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा d² होगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कैपिटल G आ जाएगा, जो कि अनुपातिक स्थिरांक होगा। और इसी को हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के नाम से जानेंगे। यानी कि f इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ गया, f इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा d² आ गया है। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इंटू d² इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, यही आएगा। फिर हम लोग का यहाँ पे f इंटू d² बटा कैपिटल M इंटू स्मॉल m इक्वल टू क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। यानी कि दिस इम्प्लाइज g इक्वल टू f इंटू d² बटा कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो ये आ गया हम लोग का कैपिटल G। यानी कि अगर दो पिंड है, दोनों पिंडों के बीच कितना फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग पता कर लेते हैं, उनके बीच का दूरी को पता कर लेते हैं, उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। और इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान को हम लोग अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को G का मान पता चल जाएगा कि G का मान क्या होगा। तो G का जो मान निकलेगा वो हम लोग का निकलेगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। देखिए इसको, इस यूनिट को कैसे निकाला जाएगा इसको समझते हैं। तो हम लोग के पास क्या हो गया, G हो गया, G फोर्स इंटू d² गुना कैपिटल M इंटू स्मॉल m होगा। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का, न्यूटन हो जाएगा। D क्या है, दोनों पिंडों के बीच का दूरी है, दूरी को किससे बताते हैं हम लोग, मीटर से बताते हैं, तो मीटर² होगा। मास को किससे बताते हैं, kg से बताते हैं, तो kg फिर से क्या होगा, kg होगा, क्योंकि इसका भी यूनिट kg होगा, इसका भी यूनिट kg होगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा न्यूटन मीटर² बटा में क्या आ जाएगा, kg²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर² पर kg²। तो यही क्या हो गया हम लोग का कैपिटल G का यूनिट हो गया। तो कैपिटल G का वैल्यू कितना हो गया, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर² पर kg²। तो यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब अगर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व का बात करें तो हम लोग को पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है ये, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इसी कारण होता है, या फिर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति हो गया, और चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा होता है कहीं ना कहीं इसी की वजह से होता है। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी के इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल। यानी कि पृथ्वी क्या करता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिस बल से वो अपनी ओर आकर्षित करता है उसी को हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब क्या है कि कोई वस्तु जिसको पृथ्वी क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वह वस्तु क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। तो क्या गिरता हुआ वस्तु का वेग में कोई परिवर्तन होगा, तो वेग में तो परिवर्तन होगा, लेकिन क्या उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन होगा, तो डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वही क्या करता है, त्वरण को उत्पन्न करता है। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। अब कोई वस्तु अगर आकर्षित होकर पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी दिशा में कोई परिवर्तन होगा क्या, आप एक पत्थर को छोड़िए तो क्या उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन होगा, जब वो नीचे गिरेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप देखिएगा क्या कि उस पत्थर का स्पीड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि वेग में परिवर्तन होता चला जाएगा। अब वेग में परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जैसे वेग में परिवर्तन होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होता है, त्वरण होता है। तो यानी कि कोई वस्तु जब पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या होता है, उस वस्तु का वेग में वृद्धि होती है, लेकिन डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो वेग में वृद्धि होती है, यानी कि सिंपल सा बात है कि वहाँ पे क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या होता है, उसमें त्वरण कार्य करता है, और यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण आता है। इसीलिए क्या होता है कि इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया,
कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उस पर त्वरण कार्य कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन यह त्वरण जो है वह त्वरण उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण हो रहा है। इसीलिए इस गुरुत्व बल को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्व त्वरण बोलेंगे। और गुरुत्व त्वरण को स्मॉल जी से दिखाया जाता है। और चूंकि ये भी क्या एक प्रकार का त्वरण है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यानी कि सिंपल सा है क्या कि जब भी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो उस बल को गुरुत्व बल बोलते हैं। क्योंकि इसके वजह से क्या होता है? त्वरण आता है, तो जिसकी वजह से उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, जिसको स्मॉल जी से हम लोग दिखा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कोई दो वस्तु है, जिसमें से एक क्या हम लोग का पृथ्वी है और एक कोई वस्तु हम लोग का बी टाइप का या ए टाइप का वस्तु होगा। ठीक है, तो ये ए जो वस्तु वो क्या होगा? गिरेगा पृथ्वी की ओर। ये वस्तु क्या होगा? हम लोग का पृथ्वी की ओर गिरना शुरू होगा। यानी कि पृथ्वी जो होगा वो एक बल से इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग को पता है फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे भी। यहाँ पे ए क्या है? एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे गुरुत्व त्वरण होगा, यानी कि एफ इक्वल टू एम जी होगा। क्लियर है यहाँ पे। और अभी हम लोग पढ़े कि एफ इक्वल टू जी एम एम बटा डी स्क्वायर। तो एफ क्या हो गया यहाँ पे? हम लोग का एम जी हो गया, इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। तो ये स्मॉल एम ख़त्म, और ये हम लोग का निकल गया जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय डी स्क्वायर। जहाँ पे जी जो हो गया वो हम लोग का क्या हो गया? स्थिरांक हो गया। और हम लोग का जो कैपिटल एम हो जाएगा, कैपिटल एम ये हम लोग का हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान। और जो डी होगा वो क्या होगा? दोनों वस्तु के बीच का दूरी हो जाएगा। तो जब हम लोग जी का वैल्यू पुट करेंगे, एम का वैल्यू पुट करेंगे और डी का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को जी का वैल्यू निकल जाएगा। और ये हम लोग का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होने वाला है। तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9.8। अप्रॉक्स हम लोग इसको 10 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। तो ये हो गया जी का वैल्यू। अब क्या है कि अगर हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जी का मान घटेगा। अगर हम लोग विषुवत रेखा पर जाएंगे या फिर भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा? रेडियस ज़्यादा होगा। और अगर रेडियस अगर ज़्यादा होगा, जी अगर ज़्यादा होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा? जी का मान कम होता है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम मिसाइल विसाइल जो होगा वो भूमध्य रेखा के नज़दीक से ही छोड़ते हैं ताकि उस पर बल कम लगेगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने लगेगा तो ऐसी स्थिति में जी का मान कम होगा। तो ये सारा चीज़ जी के मान में परिवर्तन को दिखाता है। अब हम लोग को जानना है द्रव्यमान और भार। तो अगर द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु के परिमाण को बताता है। जैसे कि 10 kg है, ये 10 है, यही क्या बता रहा है? हम लोग का द्रव्यमान को बता रहा है। और जो द्रव्यमान होता है वो प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। चाहे आप मान लीजिए कि आप 60 kg के हैं, 60 kg अपने घर में है, अगर मेरे घर आएंगे तो भी आप 60 kg ही रहिएगा। यानी कि आप पृथ्वी में तब भी 60 kg रहिएगा, अगर आप चंद्रमा में जाइएगा तब भी 60 kg ही रहिएगा। आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसका यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाता है? हम लोग का केजी हो जाता है, और ये एक अदिश राशि होता है। लेकिन वहीं अगर भार का बात करेंगे हम लोग तो भार क्या हो जाएगा? हम लोग का भार, तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है, भार कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि कोई भी वस्तु है उस पर पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? वस्तु का भार बोलते हैं। और जो भार होता है वो भी क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? हम लोग का एम ए होता है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल लग रहा है तो एम जी हो जाएगा, गुरुत्व त्वरण आ जाएगा। और एफ भी क्या है? एक प्रकार का, सॉरी भार भी क्या है? एक प्रकार का फोर्स है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं, वेट। तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? हम लोग का डब्ल्यू आ जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यही क्या हो जाता है? हम लोग का भार का फॉर्मूला हो जाता है। और चूँकि भार भी क्या है? एक प्रकार का फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो भार का यूनिट भी क्या हो जाएगा? हम लोग का न्यूटन हो जाएगा, जिसको हम लोग एन से दिखाएंगे, कैपिटल एन से दिखाएंगे। भार की अगर बात करेंगे तो भार जो होगा वो क्या होगा? हम लोग का सदिश राशि होगा। क्योंकि भार में क्या होता है? हम लोग का
परिमाण तो होता ही होता है, साथ ही साथ दिशा भी होता है। मतलब कि पृथ्वी का अगर आकर्षण बल कुछ है, चंद्रमा का आकर्षण बल कुछ है, तो इसके अनुसार आपके भार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आप पृथ्वी में भी 10 kg के हैं और चंद्रमा में भी 10 kg के रहेंगे, लेकिन भार में आपका परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल अधिक अलग है और चंद्रमा का आकर्षण बल अलग है। तो ये हम लोग का द्रव्यमान हो गया, भार हो गया। अब आता है हम लोग का बल आता है। तो बल क्या हो गया? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है। यानी कि बल क्या हो गया? एक बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या फिर लाने का चेष्टा करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बल बोलते हैं। हालांकि वास्तव में न तो किसी ने बल को देखा है और न ही चखा है और न ही बल को महसूस किया है। हालांकि क्या हो गया कि बल के प्रभाव को हम लोग प्रायः देखते हैं या फिर महसूस करते हैं। जैसे कि अगर किसी ट्रॉली को अगर हम लोग धकलते हैं तो जिधर बल लगाते हैं ट्रॉली उधर ही चल पड़ता है, तो ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि एक कुछ बल टाइप का कोई चीज़ होगा जिसकी वजह से हम धकले तो वो चीज़ आगे चल गया होगा। तो बल क्या हो गया? एक बाह्य कारक है जो कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने का कोशिश करता है। जैसे ट्रॉली था, वो ट्रॉली कहीं पे खड़ा होगा तो इस ट्रॉली में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या करें, इसको इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्या हो रहा है? ये ट्रॉली आगे जाकर घसक जा रहा है। तो ये जो बल लगाए इसकी वजह से इसमें क्या हो गया? परिवर्तन आ रहा, इसके प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है या फिर लाने का कोशिश कर रहा है, तो वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब क्या होगा? बल जो होगा वो हम लोग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना होगा, कि हम लोग को अगर इस वस्तु को इधर धकेलना है इस साइड में तो हम लोग को बल इधर लगाना होगा, लेकिन किसी वस्तु को अगर इस साइड हम लोग को धकेलना है तो हम लोग को बल इस डायरेक्शन में लगाना होगा, यानी कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगा। साथ ही साथ क्या होगा? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगाए हैं, तो परिमाण भी हो गया और हम लोग का डायरेक्शन क्या हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया, यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो गया, इसीलिए बल क्या हो गया? हम लोग का सदिश राशि हो गया। किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F = ma होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक संतुलित बल होता है और एक हम लोग का असंतुलित बल होता है। संतुलित बल मतलब क्या हो जाएगा कि कोई एक वस्तु है, इस पर हम क्या कर रहे हैं? इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? बल जो होगा वो हम लोग का संतुलित बल होगा, तथा ये जो वस्तु होगा ये किधर भी मोशन नहीं करेगा। लेकिन वहीं कोई एक वस्तु है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि इधर जो होगा वो क्या होगा? 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये जो वस्तु होगा वो हम लोग का इधर खिसकना शुरू हो जाएगा। तो यही स्थिति क्या कहलाता है? हम लोग का असंतुलित बल कहलाता है। यानी कि जब किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल के द्वारा खींचा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित बल बोलते हैं। और किसी पिंड को अगर दोनों ओर से अलग अलग बलों से खींचा जा रहा है जिसकी वजह से वस्तु में क्या आ जाता है? गति आ जाता है, तो उसको हम लोग असंतुलित बल बोलते हैं। यानी कि सिंपल सा बात है कि किसी वस्तु में अगर गति आना है तो उसके लिए हम लोग को असंतुलित बल लगाना होगा, क्योंकि अगर संतुलित बल लगाएंगे तो ये वस्तु गति नहीं करेगा, लेकिन असंतुलित बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होगा? कोई ना कोई एक डायरेक्शन में गति करना शुरू कर देगा। अब आगे है यहाँ पे गति का नियम, गति का 3 नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यानी कि प्रथम नियम सिंपल सा बोलता है क्या कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहता है, या फिर कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, और इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु में विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि सिंपल सा गति का पहला नियम क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो होगा वो अपनी स्थिर अवस्था में या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अगर है तो उसी अवस्था में बना रहना चाहेगा, तब तक बना रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होगा। उदाहरण देख लेते हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम के द्वारा की जा सकती है। जैसे कि सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाया जाए। यानी कि अगर हम मोटर गाड़ी में बैठे हैं तब तक हम सीट में बैठे रहेंगे जब तक कि गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक नहीं लगाया गया। ब्रेक लगाए जाने पर क्या होता है? गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बनी रहती है। यानी कि हम लोग का जो शरीर है वो सीट के संपर्क में है, तो गाड़ी जैसे ही ब्रेक लगाता है हम लोग का जो सीट है वो भी क्या होता है? विरामावस्था में आ जाता है। लेकिन हम लोग का शरीर जो कि क्या था? गाड़ी गति था, तो जिसकी वजह से शरीर भी गति था,
तो जड़त्व के नियम के अनुसार जो शरीर गति में है वो गति में ही रहना चाहता है। परिणाम क्या हो जाता है हम लोग को यहाँ पे, अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं, यानी कि हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है और ये सुरक्षा बेल्ट हमें आगे बढ़ने की गति को धीमा करता है। इसके विपरीत क्या होगा, जब मोटर बस में खड़े व्यक्ति है एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये सब चीज़ हम लोग अनुभव भी किए होंगे कि बस में खड़ा है, बस अचानक चलना शुरू कर देगा तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस में अचानक गति आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, लेकिन हम लोग का शरीर जो है वो गाड़ी के संपर्क में नहीं था, जिसकी वजह से वो स्थिर ही रहना चाहता है, परंतु जो गाड़ी आता है उसकी वजह से क्या होता है हम लोग का पैर गति में आ जाता है, क्योंकि पैर जो होता है वो गाड़ी के संपर्क में होता है, इसीलिए क्या होता है हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब आता है हम लोग का गति का दूसरा नियम। तो गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। यानी कि इसको ऐसा समझते हैं, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, ठीक है, और ये वस्तु क्या हो रहा है, सीधी रेखा में चल रही है। t समय के बाद क्या होता है, इस वस्तु पर एक बल F लगाया जाता है। m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, वो सीधा रेखा पर चल रहा है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अब t समय के बाद क्या होता है, इस वस्तु को रोकने के लिए या फिर जो भी है उसके लिए इस पर एक बल F लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु का जो वेलोसिटी होता है वो हम लोग का v हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। इसको ऐसा समझते हैं, यानी कि संवेग में परिवर्तन। तो संवेग क्या होता है, P इक्वल टू होता है mv होता है। संवेग क्या होगा, P इक्वल टू mv होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो सबसे पहला चीज़ संवेग अगर हम लेंगे यहाँ पे P1 लेंगे तो P1 क्या हो जाएगा, सबसे मास हो जाएगा और प्रारंभिक वेलोसिटी u हो जाएगा। और अगर P2 लेंगे तो P2 क्या हो जाएगा, मास तो वही रहने वाला है, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा हम लोग का v हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा हम लोग का, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन ये क्या हो जाएगा हम लोग का P2 माइनस P1 होगा। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा उसके समानुपाती होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v और P1 m u हो जाएगा। और फिर ये हम लोग का m कॉमन निकालेंगे तो ये हम लोग का v माइनस u हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू, दर आ गया यानी कि टाइम आ गया। तो संवेग में परिवर्तन की दर या फिर लगाया गया बल वही क्या है हम लोग का F है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये कॉन्स्टेंट आएगा, k आएगा, k m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो ये F इक्वल टू k m, और इस कंप्लीट चीज़ को यही क्या हम लोग का एक्सेलरेशन है a, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, चूँकि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया F इक्वल टू k m a, और k जो है वो हम लोग का क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है। अनुपातिक स्थिरांक। तो हम लोग का अगर यूनिट के यहाँ पे बात करेंगे तो m मास है, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, a है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग एक अनदर फॉर्म में लिखेंगे, F इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है, जिसको हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो गति के दूसरा नियम से हम लोग को क्या मिल रहा है, गति के दूसरा नियम से हम लोग को बल का सूत्र मिल रहा है, फॉर्मूला मिल रहा है।
तो गति का दूसरा नियम के जो गणितीय सूत्र है उसी का उपयोग करके हम लोग गति के प्रथम नियम को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिससे कि क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम ए होगा, F इक्वल टू एम ए होगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए F इक्वल टू एम ए क्या हो जाएगा हम लोग का V माइनस यू बाई टी, यही हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग का फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर फोर्स, सॉरी इसको पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ टी इक्वल टू एम भी माइनस एम यू हो जाएगा। अब क्या होगा कि इफ़ एफ इक्वल टू जीरो, फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जीरो इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू एम भी माइनस एम यू हो जाएगा। तो ये कंप्लीट जीरो इक्वल टू एम भी माइनस एम यू हो जाएगा। तो फाइनली ये एम भी माइनस, इसको हम लोग उठा के इधर ले आएंगे तो एम भी इक्वल टू एम यू हो जाएगा। तो फाइनली भी इक्वल टू यू हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या हो गया, जब फोर्स जीरो हो गया तो वो हम लोग का इक्वल हो गया। यानी कि ये क्या बता रहा है कि कोई भी वस्तु अगर हम लोग का चल रहा है, गति में है, तो सिंपल सा गति में ही रहेगा, यानी कि वस्तु समान वेग से चलती रहेगी। अब क्या होता है कि यदि हम लोग यू को जीरो करते हैं, इफ़ अगर यू इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हम लोग का जो भी है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगा। और गति का पहला नियम यही बोलता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। तो न्यूटन का दूसरा नियम के अनुसार हम लोग, न्यूटन के दूसरा नियम से हम लोग को फोर्स का यानी कि बल का सूत्र मिलता है, और उसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम को भी निकाल सकते हैं। अब आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो गति का तीसरा नियम, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यानी कि सिंपल सा, आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी आप पर उस समय बल लगाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों बल जो होगा वो परिमाण में समान होगा। परिमाण मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आप क्या किए, 5 न्यूटन का बल लगाए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट भी आपको क्या करेगा, आप पर क्या करेगा, 5 न्यूटन का बल लगाएगा। यानी कि दोनों में क्या होगा, बल जो होगा वो समान होगा। लेकिन क्या होगा, इसमें दिशा जो होगा वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं और इसके बदले में जो वस्तु है वो आपको इस दिशा में बल लगा रहा है। यानी कि जो दोनों बल होगा उसका परिमाण जो होगा वो सदैव समान होगा, लेकिन दिशा जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का अलग अलग होगा। एक चीज़, दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा कि ये जो बल होगा ये सदैव क्या होगा, पेयर में होगा, सदैव युगल में होने वाला है। सिंगल रूप से किसी पर आप बल नहीं लगा सकते। इसमें ये बल कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। तो गति के तीसरा नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यही है गति का तीसरा नियम। एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो जाएगा कि बंदूक से कोई गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे कि बंदूक से गोली मारते हैं तो गोली आगे की ओर जाता है कुछ वेलोसिटी से, और लेकिन बंदूक जो होता है वो भी क्या होता है, पीछे आता है। लेकिन जितना दूर गोली जाता है उतना दूर बंदूक नहीं आता है, क्योंकि बंदूक का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है गोली की तुलना में। तो न्यूटन का तीसरा लॉ ही बोलता है कि प्रत्येक अगर एक वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे हैं तो उसके बदले भी क्या होगा, वो बल लगाएगा। तो जब बंदूक से गोली निकलता है, गोली पे बल लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में गोली भी क्या करेगा, बंदूक पर बल लगाएगा। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। एक नाविक के द्वारा नाव के आगे और कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम का प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पाव पर लगने पर प्रतिक्रिया बल नाव के पीछे की ओर धकेलता है। यानी कि यह व्यक्ति नाव से आगे की ओर कूद रहा है तो ऐसी स्थिति में एक बल लग रहा है, जिसकी वजह से नाव जो हो रहा है वो गया और पीछे की ओर जा रहा है। तो यही है हम लोग का न्यूटन का थर्ड लॉ। अब आता है हम लोग का यहाँ पे आवेग आता है। तो यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए आरोपित होता है तो वह बल उस समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, यानी कि इम्पल्स। यानी कि एक बहुत बड़ा बल जो होता है वो एक बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि क्या हो, क्रिकेट के बल्ले और गेंद का संपर्क। जैसे गेंद को बहुत कम टाइम में बहुत ज़ोर से हिट करता है तो बॉल क्या तो बहुत ज़्यादा दूर चल जाता है। जब हम किसी दीवार पर गेंद मारते हैं तो गेंद दीवार से टकराने के बाद वापस आ जाता है। तो ये हो गया हम लोग का न्यूटन का 3 लॉ हो गया और साथ ही साथ आवेग हो गया। देखिए अब आता है कार्य आता है। तो कार्य क्या है, तो जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं और जिस रूप में विज्ञान ने कार्य को डिफाइन किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक लड़की है जो कि परीक्षा की तैयारी कर रही है और वह तैयारी करने के लिए बहुत सारा समय भी उस पर दे रही है। वो किताबों को पढ़ती है, डायग्राम बनाती है, उसका जो विचार होता है उसको सुव्यवस्थित करती है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको कलेक्ट करती है और हमेशा वो क्लास भी करती है, जो प्रॉब्लम होता है उसको वो सॉल्व करती है।
यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो वो जो लड़की है बहुत हार्ड वर्क कर रही है, बहुत कठोर काम कर रही है, यही ना होगा। सामान्य बोलचाल में यही बोलेंगे कि वो बहुत हार्ड वर्क है, वो बहुत लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा वो काम कर रही है। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार अगर बात किया जाए तो वो लड़की बहुत थोड़ा ही कार्य कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़े चट्टान को धकेलने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आप दिन भर उस चट्टान को धकेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगी, आप चट्टान को हिला तक नहीं पाए। फाइनली क्या होगा, आप पूरी तरीके से थक जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए, हम अगर आपको देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपने कार्य नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो चट्टान है उसमें कोई भी विस्थापन ही नहीं हुआ है, यानी कि चट्टान जहाँ पे था वहीं पे अपने मूल अवस्था में बना हुआ है। अब क्या है कि मान लीजिए कि आप अपने सिर पर क्या किए, एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़ा है। तो अगर भारी बोझा आपके माथा में रहेगा, आप खड़े रहिएगा तो आप कुछ समय थक जाइएगा, यही होगा। तो यानी अगर एक तरीके से हम लोग देखेंगे तो आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार अगर चले तो फिर आपने कोई कार्य नहीं किया है। जैसे कि हम लोग का दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि शारीरिक या फिर मानसिक परिश्रम को ही हम लोग क्या समझते हैं, कार्य समझ लेते हैं। जैसे मैदान में हम लोग का खेलना मेरे लिए क्या है, हम लोग के लिए क्या है, कार्य है। लेकिन हम लोग के गार्जियन क्या बोलते हैं, ये लोग कोई काम नहीं करता, खाली खेलते रहता है, ये नहीं बोलता है। मित्रों से बातचीत करना हो गया, किसी धुन को गुनगुनाना हो गया, मूवी देखना हो गया, किसी समारोह में जाना, तो कभी कभी इन सभी चीज़ों को कार्य नहीं समझा जाता है। तो कार्य क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया। तो देखिए फिर से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई एक सतह है, उस सतह पर कोई एक मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, एक गुटका रखा हुआ है, तो उसको हम लोग धकलते हैं। अब उसको धकलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो जो टुकड़ा है, और टुकड़ा क्या होता है, आगे की ओर चलना शुरू होता है। यानी कि ये कोई हम लोग का टुकड़ा है, इसको हम लोग इधर से धकल रहे हैं, तो धकलने के परिणाम स्वरूप ये टुकड़ा क्या होगा, इस जगह पे हम लोग का आ गया है। यानी कि एक सतह पर एक टुकड़े को रखे हैं, उस टुकड़े को हम लोग धकल रहे हैं, तो धकलने के परिणाम स्वरूप टुकड़ा का जो होता है, वो क्या होता है, कुछ दूरी तय करता है। यानी कि हम लोग उस टुकड़े पर बल लगाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप टुकड़ा जो है वो क्या हो गया, विस्थापित हो गया। ये जो टुकड़ा हो गया, यहाँ पर हम लोग बल लगाएं और इस बल के परिणाम स्वरूप ये जो टुकड़ा है वो क्या हो गया, हम लोग का विस्थापित हो गया। तो बोलेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग का कार्य हुआ है। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है, एक हम लोग बल लगाए हैं और दूसरा क्या हो गया, विस्थापित हुआ। दूसरा चीज़ समझते हैं, कोई एक लड़की है जो किसी ट्रॉली को खींचती है, ट्रॉली को वो खींची है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो कुछ दूर चलती है। तो लड़की ने ट्रॉली पर क्या किया, बल लगाया, और परिणाम स्वरूप क्या हो गया, ट्रॉली जो हो गया वो विस्थापित हो गया। यानी कि यहाँ भी दो चीज़ आ रहा है, एक तो क्या हो रहा है, बल हो रहा है, और दूसरा विस्थापित हो रहा है। तो फिर बोलेंगे क्या कि यहाँ पे कार्य हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक कोई किताब है, उस किताब को किसी ऊंचाई तक हम लोग उठाए हैं, तो उस किताब को एक ऊंचाई तक उठाने के लिए हम लोग को बल लगाना पड़ा। बल लगाएं तो परिणाम स्वरूप किताब क्या हो गया, हम लोग का ऊपर उठ गया। यानी कि एक पहले नीचे था, नीचे से अब ऊपर आ गया, यानी कि विस्थापन यहाँ पे भी हुआ है। यानी कि यहाँ भी बल लगाए हैं और विस्थापन हुआ है, यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या, कार्य हुआ है। यानी कि कार्य का डेफिनेशन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का दो दशाओं का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये दो दशा है तो ही हम लोग बोलेंगे क्या, कार्य हुआ है। तो कार्य के लिए दो दशा होना इंपॉर्टेंट है, दो दशाओं का होना महत्वपूर्ण है। तो ये दो दशा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, वस्तु है तो वह वस्तु बल लगने के परिणाम स्वरूप विस्थापित होना चाहिए। वस्तु जो है वो हम लोग का विस्थापित होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर ये दोनों होता है, दोनों फुलफिल होता है कि किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाएं, बल लगने के परिणाम स्वरूप जिधर हम लोग बल लगाए हैं उस दिशा में क्या हो रहा है, वस्तु विस्थापित हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कार्य हुआ है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक दशा पूरा नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि वो लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठा कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, तो वो कार्य नहीं कहलाएगा। आप पत्थर को धकल रहे थे, फोर्स तो बहुत ज़्यादा लगाएं, लेकिन क्या पत्थर हिला क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, विस्थापित हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, कार्य नहीं हुआ है। तो चलिए, तो मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, उस पर एक नियत बल F क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यानी कि आप उस वस्तु पर F बल लगा रहे हैं।
F बल लगाने के परिणाम स्वरूप आप मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर आप क्या किए, F बल लगाए हैं, इस वस्तु पर आप F बल लगा रहे हैं, तो आप जिधर बल लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका विस्थापन हो रहा है, जिसको हम लोग S से दिखाएंगे। तो विस्थापन होने के परिणाम स्वरूप ये जो वस्तु ये क्या हो गया हम लोग का, इस जगह पर आ गया। यानी कि आप एक वस्तु A है जिस पर आप एक बल लगाए हैं, और बल लगाने के परिणाम स्वरूप जिस दिशा में आप बल लगाए हैं उसी दिशा में क्या हो रहा है, आपका वो वस्तु विस्थापित हो रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कार्य हुआ है वो क्या हो गया हम लोग का, W हो गया। यानी कि यहाँ पे जो किया हुआ कार्य है वो क्या हो गया हम लोग का, W हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कार्य की परिभाषा क्या हो जाएगा, कार्य की परिभाषा क्या हो जाएगा, बल तथा विस्थापन के गुणनफल। यानी कि W जो हो जाएगा वो हम लोग का बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो W इक्वल टू F इंटू एस, या फिर W इक्वल टू होता है हम लोग का, या फिर जो कार्य होता है वो हम लोग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि F S cos थीटा। यानी कि अगर ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये कोई एक बॉक्स है जिस पर हम लोग F बल लगा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है हम लोग का, बल लगाने की दिशा में विस्थापित हो गया, बल लगाने की दिशा में विस्थापित हो गया। यानी कि हम लोग जिस दिशा में बल लगाए हैं विस्थापन भी हम लोग का उसी दिशा में हो गया। या फिर हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम लोग क्या किए, यहाँ से खींचना शुरू किए, यहाँ से हम लोग इसको खींच रहे हैं, तो इसको हम लोग खींच रहे हैं, यानी कि फोर्स हम लोग का इस डायरेक्शन में लग रहा है हम लोग का, तो विस्थापित भी क्या हो रहा है, वस्तु इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो रहा है हम लोग का, 0 डिग्री हो रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, F S cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे F S इंटू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F S हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हम लोग कोई वस्तु को ऊपर उठाए हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो फिर से F S cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो F S इंटू 0 यानी कि 0, हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क यहाँ पे हम लोग का बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब क्या है हम लोग का कि W इक्वल टू एफ एस है, W इक्वल टू एफ एस। अगर हम लोग यहाँ पे F इक्वल टू 1 न्यूटन लेते हैं, यानी कि फोर्स जो होगा किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का लग रहा है, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, यानी कि किसी वस्तु पर हम लोग 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जिस दिशा में बल लगाए हैं उसी दिशा में वस्तु जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बल का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, न्यूटन मीटर हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर या फिर जूल, जिसको हम लोग जे से दिखाते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 जूल किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, वह मात्रा है जब हम लोग 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में लगाते हैं और 1 मीटर विस्थापित कर देते हैं। इसको ऐसा समझते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम अगर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और वह वस्तु बल लगाने की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 1 जूल कार्य किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो बल क्या हो गया, तो बल किसी वस्तु पर लगने वाले, कार्य क्या हो गया, तो कार्य किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल के दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि W इक्वल टू हम लोग के पास F S आ जाता है, बल का फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, लेकिन साइकिल चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा, फ्रिक्शन फोर्स भी आप पर लग रहा है, आपके साइकिल के टायर पर, जो कि उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। आप पेडल मार रहे हैं, साइकिल आगे बढ़ रहा है, लेकिन पेडल मारना छोड़िएगा तो साइकिल धीरे धीरे स्लो होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको पीछे की ओर बल लगाकर धीरे कर रहा है। यानी कि एक बल ऐसा है जो कि आपके बल लगाने के विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि आप बल इधर लगा रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बल इधर लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 180 डिग्री होगा तो फिर से अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में, तो हम लोग के पास एफ एस, ये कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का अगर बात किया जाए तो ये -1 0 होता है, तो कॉस 180 डिग्री कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का एफ एस इंटू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस एफ एस होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलेंगे क्या कि ऋणात्मक कार्य हो रहा है, और वहीं अगर पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे क्या, धनात्मक कार्य हो रहा है। यानी कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है
तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और जब बल विस्थापन के दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। मेरे बोलने का मतलब इतना ही है। अब आता है हम लोग का आगे ऊर्जा आता है। तो ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा के बिना जीवन क्या है? असंभव है। और वर्तमान समय में ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और हम लोग को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य का बात करेंगे तो सूर्य हम लोग के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। लेकिन वर्तमान समय में और भी ऊर्जा के स्रोत हो गया, जैसे कि हम लोग का नाभिकीय ऊर्जा हो जाता है, ज्वार भाटा से ऊर्जा बनाते हैं हम लोग, हवा से विंड एनर्जी बनाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्तमान में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी देखने को मिलते हैं। अब क्या है कि ऊर्जा शब्द का प्रयोग हम लोग अपना दैनिक जीवन में हमेशा करते रहते हैं, लेकिन विज्ञान में इसका एक निश्चित अर्थ है, तो उसी को हम लोग समझते हैं। तो क्या हो गया कि मान लीजिए कि जब तीव्र वेग से एक गतिशील क्रिकेट की गेंद विकेटों पर टकराती है तो वो क्या होता है? विकेट दूर चल जाता है, यानी कि गिर जाता है। यानी कि जब बॉल काफ़ी फास्ट आता है, विकेट को हिट करता है, तो विकेट क्या, तो कबड़ के पीछे साइड फेंका जाता है। इसी प्रकार क्या होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। जब हम लोग किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तो उस पर क्या होता है? कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। जैसे कि समझिए इसको, आप क्या किए, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किए, ये ज़मीन पे था, इसको उठा के आप यहाँ पे ले आए, यानी कि एच ऊंचाई तक आप इसको ले आए। इसके लिए क्या करना पड़ा? आपको कार्य करना पड़ा। सिंपल सही है, आपको एनर्जी लगाना पड़ा, आपको फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन आप इसको, इस वस्तु को उठाकर यहाँ पे एच ऊंचाई पर ले आए। अब इस वस्तु को आप छोड़ दीजिए, तो इस वस्तु को छोड़िएगा तो ये वस्तु क्या होगा? खुद ब खुद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये वस्तु खुद ब खुद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्या अब आपको इस वस्तु को नीचे गिराने के लिए कोई कार्य करना पड़ा? क्या नहीं करना पड़ा। यानी कि आप इस वस्तु को ऊपर उठाए, एच ऊंचाई तक ऊपर उठाएं, जिसके परिणाम स्वरूप इस वस्तु में स्वतः कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। तो यही बोल रहे हैं कि जब किसी वस्तु को हम लोग किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तो उस वस्तु में स्वतः ही क्या होता है? कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। जैसे कि क्या हो गया कि हम लोग कोई हथौड़ा को लीजिए, हथौड़ा को ऊपर उठाइए और उस हथौड़ा को छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि हम लोग का हथौड़ा यहाँ पे आ गया और नीचे में क्या है? एक कील है जो कि इस लकड़ी पर लगा हुआ है। इस हथौड़ा को क्या किया? आप ऊपर उठाएं, यानी कि ऊपर उठाने के परिणाम स्वरूप क्या हो गया? इसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो गई, कार्य करने की क्षमता इसमें संचित हो गई। परिणाम स्वरूप जब हम इस हथौड़ा का छोड़ेंगे और ये हथौड़ा जब इस कील पर गिरेगा तो ये इस कील को क्या करेगा? अंदर की ओर धंसा देगा। यानी कि जब हम इस हथौड़े के ऊपर की ओर उठाएं तो उस हथौड़े में कार्य करने की क्षमता समाहित हो गई। परिणाम स्वरूप वो हथौड़ा स्वतः क्या किया? जब नीचे उसको छोड़े तो वह कील पर प्रहार करता है और कील को लकड़ी के अंदर ठोक देता है। यही ना होगा। बचपन में लोग एक गाड़ी चलाते थे जिसमें चाबी को घुमाते थे और चाबी को छोड़ते थे तो परिणाम स्वरूप वह गाड़ी क्या होता? चलने लगता था। यानी कि जब हम लोग चाबी को घुमाते थे तो वैसी स्थिति में उस गाड़ी में क्या होता? ऊर्जा संचित हो जाता था, और जैसे चाबी को छोड़ते थे वो गाड़ी चलना शुरू हो जाता था। यानी कि उस गाड़ी को हम लोग को वापस चलाने की आवश्यकता, मतलब धकेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यानी कि इन सभी एग्जाम्पल से क्या चीज़ समझ में आ रहा कि कोई भी कार्य कब होगा? जब उसमें ऊर्जा होगा, है ना। तो हम लोग क्या किए? इस वस्तु को ऊपर ले आए, तो ऊपर ले आए तो इस वस्तु में क्या हो गया? हम लोग का कार्य करने की क्षमता आ गई। अगर इस वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ गई, यानी कि सिंपल सा बात है, क्या इसमें ऊर्जा रहा होगा, तभी तो इसमें कार्य करने की क्षमता आया होगा। अगर इस हथौड़े को हम लोग ऊपर ले आए तो इसमें कार्य करने की क्षमता आ गई, तो कार्य अगर ये कर रहा है तो कार्य कब करेगा? जब इसमें ऊर्जा होगा। जब हम लोग गाड़ी में चाबी भरते हैं तो इसमें कार्य करने की क्षमता आती है, तो वह स्वतः चलना शुरू हो जाता है। यानी कि उसमें भी क्या आता है? हम लोग का ऊर्जा आता है। यानी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जा सकता है कि इसमें ऊर्जा भी है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा भी है। इसमें ऊर्जा भी है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि किसी भी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। क्या हो जाता है? वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता
कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। तो किसी भी वस्तु में निहित ऊर्जा, अगर उसमें ऊर्जा है तो सिंपल सा है क्या, वो उसमें कार्य करने की क्षमता भी होगा। तो किसी भी वस्तु में निहित ऊर्जा उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है कि ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कि कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा हम लोग का, जूल हो जाएगा, जिसको हम लोग जे से दिखाएंगे। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितना होगा, 1 जूल होगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो 1 किलो जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 किलो यानी कि 1000, तो ये हम लोग का 1000 जूल के बराबर हो जाएगा। तो जो कि ऊर्जा का क्या है, बड़ा मात्रक हो गया। तो अगर अब ऊर्जा का डेफिनेशन बात किया जाए, ऊर्जा का डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु में, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का, उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, जिसका सही मतलब क्या होता है, जूल होता है। अब क्या है कि ऊर्जा के कुछ प्रकार हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला आता है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी आता है, गतिज ऊर्जा आता है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि एक चलती हुई वस्तु कार्य करती है, एक तेज चलती वस्तु उससे धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य करती है। एक गतिशील गोली हो गया, बहती हुई हवा हो गया, घूमता हुआ पहिया हो गया, या फिर एक गतिशील पत्थर हो गया। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, हम लोग का कार्य कर रहे हैं। गिरता हुआ नारियल गतिशील कार हो गया, उड़ता हुआ हवाई जहाज़ हो गया, लुढ़कता हुआ पत्थर हो गया, या फिर बहता हुआ हवा हो गया। तो इन सभी में क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्योंकि ये सभी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और गति करने के कारण इसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा संचित हो जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को, निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि पानी बह रहा है तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। खिलाड़ी दौड़ रहा है तो उसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसमें भी क्या है, हम लोग का गतिज ऊर्जा है। यानी कि उसके गति के कारण उसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा निहित हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु की गति ऊर्जा, मतलब कि मान लीजिए कि m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है, और इसमें क्या है, हम लोग का एक समान वेग क्या है, u है। यानी कि u वेग से वो क्या है, गतिशील है। अब मान लीजिए कि इस पर एक बल लगता है, F बल, और जिधर लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वो वस्तु विस्थापित हो जाता है और वो s दूरी तय करता है। यानी कि एक m द्रव्यमान का वस्तु है, वह वस्तु u वेग से गतिशील है। इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। अब ये जो फोर्स लगा है, जिधर लगा है वही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वस्तु विस्थापित कर रहा है। अब फोर्स लगने के परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं है कि तुरंत वस्तु रुक गया है, तो वो फोर्स लगने के बाद क्या थोड़ा दूरी तय करेगा, यानी कि एक s दूरी तय करेगा, s दूरी वो विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्य होगा W, वो क्या हो जाएगा, Fs के बराबर होगा। W इक्वल टू Fs के बराबर होगा। अब क्या हो रहा है कि ये वस्तु गतिशील था, इस पर एक फोर्स लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसके गति में परिवर्तन आएगा। यानी कि वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। मान लेते हैं कि इसका वेग क्या था, u था, u से क्या हो गया, इसमें
एक फोर्स लगा जिसके परिणाम स्वरूप इसका वेग क्या हो गया हम लोग का v हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसका मान क्या हो जाएगा हम लोग का एक्सेलरेशन या फिर त्वरण जो होगा उसका मान हम लोग का a हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है यहाँ पे कि एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग अगर u है, अंतिम वेग अगर v है, विस्थापन अगर s है, तो इसके बीच का संबंध जो होता है वो हम लोग का क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। यही गति के समीकरण से पता चलता है। तो अगर हम यहाँ से s को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम w निकालेंगे तो w इक्वल टू होता है हम लोग का fs, w इक्वल टू एस होगा। f क्या है तो f इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा ma हो जाएगा, f इक्वल टू ma। और s क्या हो गया हम लोग का तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a हो गया। तो w इक्वल टू हो जाएगा 1/2m, ये वाला a और ये वाला a कैंसिल, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब अगर वस्तु जो है वो गति करना अपना विरामावस्था से शुरू करता है तो उस समय u क्या हो जाएगा हम लोग का 0 होगा, यानी कि 1/2m v स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2m v स्क्वायर। तो देखिए इसको फिर से एक बार बता रहे हैं हम कि कोई एक m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिस पर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने के परिणाम स्वरूप वो विस्थापित हो रहा है बल लगने की दिशा में, लेकिन फोर्स लगने के परिणाम स्वरूप वो क्या हो कुछ दूरी तय कर रहा है जिसको हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं। तो w इक्वल टू क्या होता है fs होता है, तो w इक्वल टू fs हो गया। अब क्या हो गया इसमें हम लोग प्रारंभिक वेग u था लेकिन कुछ समय बाद उसमें क्या हो गया v हो गया। त्वरण क्या हो गया हम लोग का a हो गया। गति का नियम की बात करेंगे तो हम लोग का तीनों के बीच में रिलेशन पता चलता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ से हम लोग s निकाल दिए। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है fs होता है, f इक्वल टू क्या हो जाएगा ma हो जाएगा और बाकी s का वैल्यू हम लोग पुट किए तो यहाँ से हम लोग को मिल गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर होगा। यानी कि एक m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2m v स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा आता है हम लोग का स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जो कि सरफेस पर रखा हुआ, इस वस्तु को हम क्या किए उठाकर इस जगह पर ले आए, h ऊंचाई ट्रेवल करके ये इस दिशा पर इस जगह पर आ गया है। अब इस वस्तु पर क्या हो गया हम लोग का ऊर्जा संचित हो गया, ऊर्जा संचित होगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस वस्तु को अगर हम छोड़ देंगे, जहाँ पे u क्या हम लोग का यहाँ पे 0 है, तो इस वस्तु को अगर हम यहाँ से अगर छोड़ देंगे तो ये स्वतः क्या होगा नीचे आ जाएगा, स्वतः ये नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को अधिक ऊंचा उठाते हैं तो उस पर कार्य करने की क्षमता क्या होगा अधिक होगा। कार्य करने की क्षमता अधिक होगा मतलब क्या होगा उसमें ऊर्जा अधिक होगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम सरफेस सही वाला है और यहाँ तक उठाएं तो ये वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाएगी, तो ये वस्तु क्या होगा स्वतः नीचे की ओर गिर जाएगा। इस वस्तु को हम लोग इसके तुलना में अधिक ऊंचाई तक उठाएं तो इसमें भी क्या होगा कार्य करने की क्षमता होगी, लेकिन इस वस्तु में क्या होगा इसके तुलना में कार्य करने की क्षमता अधिक होगी क्योंकि इस वस्तु को हम लोग अधिक ऊंचाई तक उठाए हैं। यानी कि कुल मिला के वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें क्या होता है ऊर्जा संचित हो जाती है। तो वस्तु पर जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उतना ज़्यादा वस्तु पर क्या होगा ऊर्जा संचित होगा। इस वस्तु को हम लोग इतना ऊंचाई तक उठाए, मान लीजिए कि 5 मीटर तक उठाए हैं और इस वस्तु को हम लोग 10 मीटर तक उठाए हैं, तो वस्तु पर जितना कार्य किया जाएगा उतना ज़्यादा उस पर ऊर्जा संचित होगा क्योंकि वस्तु पर किए गए कार्य के कारण ही क्या होता है उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित होती है। तो जितना ज़्यादा कार्य होगा उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा ऊर्जा संचित होगा। यानी कि वस्तु को सिंपल से जितना ऊंचा उठाएंगे उतना ज़्यादा कार्य होगा, उतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा संचित होगा। तो किसी भी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी भी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाती है। यानी कि इस वस्तु को हम क्या किए यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, यानी कि इसमें क्या हो स्थान में परिवर्तन हो स्थानांतरित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें जो ऊर्जा संचित हुआ वो क्या हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। जैसे कि तीर धनुष हर कोई इससे खेला है,
तो हम लोग क्या करते हैं, तीर को रस्सी में फंसाते हैं और उसको छोड़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग तीर को रस्सी में फंसा के टानते हैं पीछे साइड, तो धनुष की आकृति में परिवर्तन आने लगता है, और धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण क्या होता है, उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। तो वही ऊर्जा क्या होता है, हम लोग का स्थितिज ऊर्जा होता है, जो कि तीर को गति ऊर्जा प्रदान करता है और वह तीर गतिशील होकर दूर चला जाता है। तो सिंपल सा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब क्या है कि किसी भी वस्तु को हम लोग जितना ज़्यादा ऊंचाई तक उठाएंगे उसमें उतना ज़्यादा ऊर्जा क्या होगा, संचित होगा। तो किसी वस्तु को जितना ज़्यादा उठाएंगे उसमें ऊर्जा उतना ज़्यादा वृद्धि होगा। अब किसी वस्तु को अगर हम लोग ऊपर उठाएंगे तो नीचे जो होगा गुरुत्व बल वो क्या होगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। यानी कि हम लोग किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं तो वह गुरुत्व बल के विरुद्ध हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उस वस्तु में जो ऊर्जा संचित होगा वो हम लोग का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यानी कि गुरुत्व बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण यदि किसी वस्तु पर बल संचित होता है तो उसको हम लोग गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा संचित होता है तो उसको हम लोग गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। m द्रव्यमान का एक वस्तु है, मान लीजिए कि इसको हम लोग को धरती से ऊपर उठाना है। m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है, इसको हम लोग को धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठा के रखना है। ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या होगा, एक बल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका यूज करके हम लोग इस वस्तु को उठाकर h ऊंचाई तक हम लोग पहुँचा सकते हैं। तो वस्तु को उठाने के लिए हम लोग को एक आवश्यक न्यूनतम बल जो कि वस्तु के भार के बराबर होगा, यानी कि mg के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो वस्तु में जितना ज़्यादा कार्य किया जाएगा ऊर्जा भी उसमें क्या होगा, उतना ज़्यादा ही संचित होगा। तो हम लोग जो वस्तु को ऊपर उठा रहे थे यानी कि गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य मान लेते हैं क्या होगा, हम लोग का W होगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का Fs होगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg होगा। और s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये कोई एक वस्तु है जिसको हम लोग ऊपर उठाएं और यहाँ पे हम लोग ले आएँ, तो ये क्या हो गया, h डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका वस्तु का मास क्या होगा, हम लोग का m हो गया। चूँकि अब क्या होगा, ये गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे g आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का W कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Fs हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट s क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है, यानी कि हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा। यानी कि वर्क जो हो गया वो किसके बराबर आ गया, हम लोग का mgh आ गया। यानी कि सिंपल सा इस वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो गया, हम लोग का mgh, यही ना हो गया। इस वस्तु पर किया गया कार्य mgh हो गया। तो इस वस्तु पर इतना कार्य हो गया, वही कार्य क्या हो गया, उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। यानी कि वही कार्य क्या हो गया, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि इसकी स्थिति के कारण इसमें जो ऊर्जा संचित हो गया तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh हो गया। अब मान लीजिए कि दो वस्तु है, ये सरफेस हो गया हम लोग का, ये एक वस्तु A हो गया, ये दूसरा वस्तु हम लोग का B हो गया। दोनों वस्तु को हम लोग एक h ऊंचाई तक उठाएं तो ये हम लोग का h ऊंचाई हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हम लोग का h ऊंचाई। लेकिन इसको उठाने का तरीका कुछ इस प्रकार से घुमा फिरा के इसको उठाया गया। तो ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये भी h ऊंचाई होगा, ये भी h ऊंचाई होगा। तो सिंपल सा इसमें हम लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसमें भी क्या होगा, हम लोग का mgh होगा पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें भी हम लोग का mgh होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ना कि हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसीलिए दोनों में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या देखें हम लोग कि किसी भी वस्तु पर इतना कार्य किया गया, कार्य क्या होगा, W इक्वल टू Fs हो गया, F इक्वल टू mg हो गया, S डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h ऊंचाई तक हो रहा है, तो mgh। यानी कि किसी भी वस्तु पर इतना कार्य किया गया, वही कार्य क्या हो जाएगा, उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी कि वस्तु को हम लोग ऊपर उठाएं h ऊंचाई तक तो इसमें mgh कार्य करने की क्षमता आ गई। तो यही क्या है, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब क्या हो गया कि किसी भी वस्तु के mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होती है तो वही वस्तु की क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हो गया था हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। अब आता है हम लोग का एक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम देखिए इसमें क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। जैसे कि हम लोग बल लगाएं, हम लोग क्या किए, कार्य किए, कार्य करने के परिणाम से वस्तु में क्या हो गया, हम लोग का स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब उसी वस्तु को हम छोड़ दिए, ऐसा समझते हैं कि ये सरफेस हो गया, यहाँ पे एक वस्तु हो गया, इस वस्तु पर हम लोग W वर्क किए हैं, परिणाम स्वरूप इसको h ऊंचाई तक हम लोग पहुँचा दिए। तो इस वस्तु में क्या आ गया, हम लोग का mgh आ गया, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो गया।
अब इस वस्तु को हम वापस छोड़ देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर छोड़ देंगे तो ये वस्तु क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग कार्य किए, ये कार्य क्या होगा, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब यही स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग का काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि ऊर्जा जो है वो हम लोग का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बोलता है कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है, m द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसको कि h ऊंचाई तक हम लोग को उठाना है, जिसको h ऊंचाई तक उठाए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग उसको h ऊंचाई से गिराएंगे आगे जाके। तो सबसे पहला चीज़ कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु हम लोग का यहाँ पे था, सरफेस में था, यहाँ से हम लोग इसको h ऊंचाई तक हम लोग उठा दिए। अब ये वस्तु हम लोग का इस जगह पे आ गया है। अब इस वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे। इस वस्तु को हम लोग सिंपल सा छोड़ देंगे, ये अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि इस वस्तु पर W वर्क किया गया होगा, कुछ तो वर्क किया गया होगा, तब जाके ये वस्तु यहाँ पे पहुँचा होगा। तो वर्क किया गया होगा तो कितना वर्क हुआ था, हम लोग का mgh आया था, यानी कि mgh कार्य किया गया होगा। तो इस वस्तु में क्या होगा, mgh ऊर्जा क्या हुआ होगा, संचित हुआ होगा, यानी कि mgh ऊर्जा इस वस्तु में आ गया होगा। ठीक है, अब ये वस्तु क्या है, यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए उठा के इसको हम लोग यहाँ पे उठा के ऊपर में पकड़ के रखे हैं। तो चूँकि ऊपर उठाए हैं तो इसमें ऊर्जा कितना हो गया, mgh आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या है, यहाँ पे क्या इसमें वस्तु में गति है क्या अभी तक, तो वस्तु में गति नहीं है, क्योंकि वस्तु को उठा के हम लोग यहाँ पे सब पकड़ के रखे हैं, तो वस्तु में कोई गति नहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल हम लोग का शून्य है। तो गतिज ऊर्जा शून्य आखिर क्यों है, गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग जो है वो क्या हम लोग का 0 है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो गया हम लोग का 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया हम लोग का mgh हो गया। यानी कि कुल ऊर्जा का बात करेंगे, कुल ऊर्जा, तो यहाँ पे कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और एक हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि कुल ऊर्जा हम लोग का क्या हो जाएगा, नेट एनर्जी mgh अभी तक हम लोग का है। अब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये ध्यान रखने का, नेट एनर्जी कितना हम लोग का mgh है। अब वस्तु क्या होगा, गिरना शुरू करेगा, तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जो वस्तु है उसका गतिज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, कोई एक क्षण में अगर वस्तु का वेलोसिटी, वस्तु का वेग जो है वो हम लोग का v हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² ही होगा, हम लोग निकाले था ये वाला, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाएगा। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरेगी उसका स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगा, वैसे वैसे ही कम होता रहेगा। क्यों, क्योंकि कुल ऊर्जा जो वो क्या है हम लोग का mgh है। यानी कि अगर हम लोग का काइनेटिक एनर्जी mgh कब आया, जब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी था, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था हम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी mgh था, काइनेटिक एनर्जी क्या था हम लोग का 0 था, यानी कुल ऊर्जा हम लोग का mgh आ गया था। लेकिन ये कुल ऊर्जा mgh कब आया, जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। अब जब काइनेटिक एनर्जी हम लोग का बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग का बढ़ रहा है, तब भी तो कुल ऊर्जा mgh ही रहना चाहिए। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो सिंपल सा बात है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का क्या होगा, घटेगा। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे घटेगा, क्योंकि कुल एनर्जी हम लोग का mgh होना चाहिए। तो वस्तु अगर एक समय के बाद v वेलोसिटी अगर प्राप्त कर लेता है तो वस्तु गतिज ऊर्जा mv 1/2 mv² हो जाएगा। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरेगा इसका स्थितिज ऊर्जा कम होगा और गतिज ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा। फाइनली जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो इसका हाइट क्या होगा, तो ये वस्तु मान लीजिए यहाँ तक गया था, अब ये वस्तु वापस पुनः यहाँ पे आ रहा, तो जब इसका ये धरती पर पहुँचने वाला होगा तो इस वस्तु का हाइट क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा। अगर हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का जो कि यहाँ पे स्टोर हुआ था ये क्या था, mgh था, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh हो गया, h इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, तो mg इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस जगह पे हम लोग का 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रहा मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो गया तो कुल ऊर्जा mgh होना चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इस अवस्था में जो वेलोसिटी होगा किसी वस्तु का वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। इसीलिए अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अब लास्ट में आके जब वस्तु हम लोग इस जगह पे आ गया है तो यहाँ पे अगर कुल ऊर्जा बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुल ऊर्जा क्या आ जाएगा हम लोग का, कुल ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी हम लोग का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि कुल ऊर्जा जो होगा वो अभी भी क्या होगा हम लोग का, संचित रहने वाला है, नियत रहने वाला है। और हर एक बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी का जो मान होगा, योग जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। जैसे कि मान लीजिए इसको ऐसा समझते हैं कि ये वस्तु है, इसको h ऊंचाई तक उठाए हैं, इस h ऊंचाई तक उठाने के लिए हम लोग को मान लीजिए 100 जूल का कार्य करना पड़ा, यानी कि यहाँ पे वस्तु पर कितना ऊर्जा संचित हो गया हम लोग का, 100 जूल का ऊर्जा संचित हो गया, यानी कि कुल ऊर्जा कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे 100 जूल हो गया। तो जो संचित ऊर्जा होता है वही क्या होता है हम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का 100 जूल हो गया लगभग यहाँ पे। अब क्या होगा, ये वस्तु धीरे धीरे हम लोग का गिरना शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे हम लोग का, बिल्कुल 0 होगा। तो हम लोग का नेट एनर्जी जो होगा, नेट एनर्जी वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हम लोग का, 100 जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, यानी कि नेट एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब वस्तु धीरे धीरे गिरना शुरू होगा, नीचे की ओर गिरना शुरू होगा। जैसे नीचे की ओर गिरना शुरू होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हम लोग का, धीरे धीरे बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जो कि पहले 0 था, तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गया है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जो 10 जूल हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डाउन करेगा, और ये 100 जूल था तो ये कितना हो जाएगा, 90 जूल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग नेट एनर्जी निकालेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 90 जूल प्लस 10 जूल, यानी कि 100 जूल आएगा। सेम चीज़ जब ये वस्तु जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल फिर से वापस नीचे की ओर, वापस बिल्कुल नीचे सतह पर आ जाएगा। तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि 100 जूल के आसपास हो जाएगा। तो फिर से लास्ट में भी नेट एनर्जी जो होगा वो क्या होगा हम लोग का, 100 जूल के बराबर ही रहेगा। यानी कि अगर बात किया जाए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ये जो होगा ये हम लोग का हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये क्या होगा हम लोग का हमेशा अचर रहने वाला है, यानी कि mgh प्लस 1/2 mv² इक्वल टू अचर, यानी कि नेट एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यही है हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि पहले हम लोग कार्य किए, कार्य करने के परिणाम स्वरूप वह कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो गया, फिर वस्तु नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है। ये हो गया हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब आगे आता है हम लोग का कार्य करने की दर यानी कि शक्ति। तो शक्ति का क्या होता है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से दिखाते हैं, P इक्वल टू कार्य हो गया W, दर हो गया T, तो P इक्वल टू W/T। वर्क का यूनिट हो गया जूल, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, तो इसका यूनिट जूल पर सेकेंड हो गया या फिर जूल सेकेंड के पावर -1 हो गया। तो शक्ति क्या हो गया, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है, दोनों को एक कार्य करना है, तो दोनों के पास क्षमता तो है कार्य करने का, दोनों के पास ऊर्जा है कार्य करने का, यानी कि कार्य जो होगा वो कंप्लीट होगा। A भी कार्य को कंप्लीट करेगा, B भी कार्य को कंप्लीट करेगा। जैसे कि 5 बोरा इसको सीमेंट लाना है, ठीक है, तो A भी 5 बोरा सीमेंट लाएगा, B भी 5 बोरा सीमेंट लाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कार्य करने की क्षमता तो है, कार्य करने की क्षमता है। लेकिन हो सकता है क्या कि जो A होगा वो इस 5 बोरा सीमेंट को लाने में आधा घंटा लेता है, और ये जो B होगा वो 5 बोरा सीमेंट को लाने में 45 मिनट का समय लेता है। यानी कि B जो होगा वो क्या होगा, अधिक समय लेगा, A जो होगा वो क्या होगा, कम समय लेगा। क्यों, क्योंकि A के पास जो शक्ति है वो क्या है, ज़्यादा है। A का शक्ति ज़्यादा है किसके तुलना में, B के तुलना में। तो B का शक्ति क्या है, कम है A की तुलना में। तो यही होगा, कोई कार्य करना है, क्षमता है तो कार्य दोनों करेगा, लेकिन शक्ति जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी कार्य को कर पाएगा। तो शक्ति क्या हो गया, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति इक्वल टू W/T होता है, वर्क का यूनिट जूल हो गया और टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, तो जूल पर सेकंड हम लोग का शक्ति का यूनिट हो गया। तो एक सेकंड में 1 जूल कार्य जो करता है, 1 सेकंड में 1 जूल
कैरी करना, इसको हम लोग बोलते हैं 1 वाट बोलते हैं। यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल कैरी किया गया है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। तो शक्ति का मात्रक जो होगा, शक्ति की मात्रक ये हम लोग का वाट हो जाएगा। और 1 वाट क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में 1 जूल कैरी करना ही क्या कहलाता है, हम लोग का 1 वाट कहलाता है। अब हम लोग शक्ति को उच्च दरों में किलो वाट में व्यक्त करते हैं। तो 1 किलो वाट, 1 किलो इक्वल कितना होता है, 1000 होता है, तो 1000 वाट हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग 1000 जूल पर सेकंड भी बोलेंगे, यानी कि 1 सेकंड में 1000 जूल कार्य किया गया। अब एक आखिरी टॉपिक है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, तो देखिए जूल जो हो गया क्या हो गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया, जो कि बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा असुविधा होगा, तो इसलिए हम लोग ऊर्जा के बड़े मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि किलो वाट घंटा। ये क्या हो गया, ऊर्जा का बड़ा मात्रक हो गया, किलो वाट घंटा ऊर्जा का बड़ा मात्रक हो गया। तो किलो वाट घंटा, तो 1 किलो वाट घंटा से क्या मतलब, इसको पहले समझते हैं हम लोग। 1 किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा क्या है। तो मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई एक मशीन है जो कि 1 सेकंड में, कोई एक मशीन है जो कि 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है। यदि इस मशीन को हम लोग लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएंगे तो यह 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। देखिए फिर से, मान लीजिए कि हम लोग के पास क्या एक मशीन है, वह मशीन क्या कर रहा है, 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। तो अगर उस मशीन को अगर हम लोग 1 घंटा तक चलाएंगे तो वही क्या कहलाएगा, हम लोग का 1 किलोवाट घंटा कहलाएगा। तो इस प्रकार से 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का वह मात्रा है जो कि 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय करेगी। तो वही क्या होगा, हम लोग का 1 किलोवाट घंटा होगा। तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू आवर लिख सकते हैं। तो 1 किलो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, डब्लू हो गया। 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो ये 3600 सेकंड ये हो गया। तो टोटल आ गया कितना, 36, 1 0 2 0 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा हम लोग का जूल हो जाएगा। तो 1 किलो वाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा सिंपल से क्या हो गया कि 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग करने वाले किसी मशीन को अगर हम लोग 1 घंटा तक चलाते हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 1 किलोवाट ऊर्जा व्यय किया गया है। तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। जैसे कि घर में हो गया, उद्योग में हो गया, या फिर व्यावसायिक संस्थान में व्यय होने वाली ऊर्जा को हम लोग प्रायः किलोवाट घंटा में ही व्यक्त करते हैं। जैसे कि 1 महीना में हम लोग जो बिजली उपयोग करते हैं उसको हम लोग यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं कि हम लोग का, जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, तो यूनिट के रूप में बता रहे हैं। यहाँ पे 1 यूनिट होगा हम लोग का 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट जो होगा वो हम लोग का 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये वाला चैप्टर, फिजिक्स का 3rd चैप्टर ख़त्म होता है। तो जितना भी सारा चीज़ बताएं वो सारा चीज़ सिलेबस में मेंशन है, तो आप लोग क्लास को देखिए और समझिए चीज़ों को। बाकी सारा चीज़ PDF में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन बनना रहेगा तो सिंपल सा बात है कि इन्हीं सभी चीज़ों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, अन्यथा इससे कोई भी बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं और आज तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।